नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि। किसान आंदोलन पर न सियासत थम रही है, न बयानबाजी थम रही है। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के ताजा बयान पर एक बार फिर बवाल मच गया है। विपक्ष इसे किसानों के खिलाफ बता रहा है। किसान पहले से और ज्यादा नाराज हो गया है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष सीएम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। अब सवाल ये, आखिर किसानों के नाम पर सियासत कौन कर रहा है असल में? क्या किसान आंदोलन का कोई समाधान निकल भी पाएगा, या सिर्फ इसी तरीके की बयानबाजियां होती रहेंगी और आंदोलन जिस मुद्दे पर है उस पर कोई बात होगी नहीं, केवल बुलावे की बात होगी और जाए या ना जाए इस बात को लेकर जिरह होती रहेगी। ऐसे ही कुछ और पहलुओं पर रणभूमि में पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। सीएम मनोहर लाल के बयान पर बवाल। हरियाणा से पंजाब तक गरमाई सियासत। किसानों का आंदोलन तेज करने का ऐलान। ऐसे कैसे निकलेगा आंदोलन का समाधान? सीएम के बयान पर सियासी उफान। सठे साठम समाचारे, क्या अर्थ होता है इसका? जैसे को तैसा खा लो ठंडे। जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इसी बयान से सूबे की सियासत में उफान आ गया है। किसानों के साथ साथ सियासतदान भी सीएम मनोहर लाल पर लगातार सियासी हमले कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी पद पे बैठता, जिम्मेवार पद पे, वो ऐसी भाषा बोलते हैं तो स्वयं वो उकसा रहे हैं। उकसाने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उनको तुरंत अपनी शब्द वापस लेने चाहिए। गवर्नर को, महामहिम को तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक पासे आप लठ उठा के, एक पासे मैं लठ उठा के आता हूं। अगर आपने मेरे को हरा दिया तो मैं यूनियन छोड़ दूंगा, आपका गुलाम रहूंगा। और अगर आप हार गए तो आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना, हमारी बातें मान लेना। हरियाणा कांग्रेस ने किसानों के साथ होने का दावा करते हुए मनोहर सरकार पर हमला तेज कर दिया, तो पंजाब कांग्रेस ने भी सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर दी है। ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ डिसमिस करना चाहिए। और खट्टर की इस अहंकारी स्टेटमेंट, खट्टर साहब आपकी स्टेटमेंट अहंकारी है, उस स्टेटमेंट के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज किया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है। वहीं किसानों के तेवर भी कड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन कब तक सियासी मुद्दा बना रहेगा और इस आंदोलन का अंजाम आखिर क्या होगा? साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज मुद्दा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन इस बयान के अलग अलग मायने हैं और उसी आधार पर न सिर्फ केस दर्ज करने की बल्कि इस्तीफे तक की भी मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से और किसान संगठन की तरफ से। क्या रास्ता आगे दिखता है और इन तमाम परिस्थितियों के बीच किसान आंदोलन कहां दिखता है और किस तरीके से इस आंदोलन में बातचीत आगे बढ़े और किस तरीके से गतिरोध खत्म हो, क्या इसकी कोई सूरत अब नजर आती है? ऐसी परिस्थितियां क्या बनी रहेंगी? बातचीत करेंगे इस पर और इसके अलग अलग पहलुओं पर हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस डिबेट में। आपको हम लिए चलते हैं अपने डिबेट के तमाम गेस्ट के पास और इस मसले पर हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र जी। हमारे साथ कांग्रेस से आज के इस डिबेट में अमरदीप सिंह बराड़ जी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और किसान नेता के तौर पर किसानों की बात रखने के लिए हमारे साथ विकल्प प्रचार भी जुड़ रहे हैं। विकल्प प्रचार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका विकल्प जी। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर इतना बवाल कि हरियाणा से लेकर के पंजाब तक लगातार बयानबाजी हो रही है और इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। देशद्रोह, FIR, तमाम डिमांड्स अब विपक्ष की तरफ से है। क्या इस वक्त सरकार का बयान होगा इन तमाम परिस्थितियों पर? पहली बात, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के हित में निरंतर हमारी पार्टी, हमारी सरकारें
चाहे वो राज्यों की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो काम कर रही हैं। इसलिए मैं जब बोलता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी जब बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं, हम भी किसान के लिए बोलते हैं, किसान के लिए काम करते हैं। और मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है जब किसी एक यूनियन या दो यूनियनों या उनकी जत्थेबंदियों के समूह के किसी प्रवक्ता को आप किसानों का प्रवक्ता कहते हैं। वो किसी एक संगठन के प्रवक्ता हो सकते हैं साहब। अगर वो एक संगठन के प्रवक्ता हैं तो उनको एक संगठन का प्रवक्ता कहकर ही बुलाइए। किसानों के प्रवक्ता जितने वो हैं, किसानों का प्रवक्ता उतना ही मैं भी हूं। और मैं हरियाणा के बहुसंख्यक अधिकांश किसानों की ओर से ये कहना चाहता हूं, बारंबार ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कही है कि जो कृषि कानून विचाराधीन हैं, जो कृषि कानून जिन पर अभी हाल अदालत में रोक लगाई हुई है, वे कृषि कानून किसानों के हित में हैं, उनके हक में हैं। एक बात, उन कृषि कानूनों को देश के कानून और संविधान के तहत किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है। और क्योंकि अदालत ने उन कानूनों पर रोक लगा रखी है, तो उन कानूनों का नाम लेकर कुछ राजनीतिक तत्वों को और उनमें घुस आए अराजक तत्वों को इस देश को, इस प्रदेश को बंधक बनाने का हक नहीं दिया जा सकता। विरोध करने का हक हमारे विरोधियों का है, राजनीतिक विरोधियों का भी है। किसान जत्थेबंदियां चाहें कुछ तो वे भी विरोध कर सकती हैं, परंतु क्या किसी भी किसान जत्थेबंदी को या किसी भी राजनीतिक दल को जो किसान की खाल ओढ़कर वो मैदान में हुड़दंग करने आ गया है, उसको कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति दी जा सकती है? क्या ठीक है सरकार? वीरेंद्र जी, मैं फिर लौटता हूं। अमरदीप बराड़ जी, क्या आपने खाल ओढ़ रखी है? सीधा सवाल। वीरेंद्र जी के ने अपनी एक बात रखी है, उसमें एक बात उन्होंने ये रखी है कुछ राजनीतिक दल खाल ओढ़े हुए हैं। अमरदीप सिंह बराड़, क्या आप लोगों ने खाल ओढ़ रखी है? और मुख्यमंत्री के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? मनोज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, सब तक पहुंच रही है, मैं उम्मीद करता हूं। मनोज जी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप उनका वो एक संवैधानिक पद पर है और आप उनका बयान सुनिए। सारे प्रदेश ने सुना है, लगभग सारे देश ने सुना है। उनके द्वारा जो इस प्रकार का बयान दिया गया है वो एकदम प्रदेश में हिस्सा भड़काने का लिए और माहौल को खराब करने के लिए वो इसमें पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। जो आंदोलनकारी किसान हैं, किसानों के खिलाफ हिंसा करके उनको दबाने का जो फरमान है, जो फतवा है, उन्होंने उनके द्वारा जारी किया गया है। अगर इसमें हमारी मांग है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनको तुरंत मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए और इन पर हिंसा भड़काने के लिए और हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विकल्प प्रचार, मैं आपके पास फिर आता हूं सर, एक मिनट। किसान नेता विकल्प प्रचार, किसान नेता है हमारे साथ विकल्प प्रचार, उनकी भी राय लेता हूं मैं। एक मिनट विकल जी, क्या मुख्यमंत्री का बयान आप सर एक मिनट, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भड़काने वाला है या जिस तरीके से बीजेपी ने स्पष्ट किया कि भाई उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अभी किसान संगठन कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? विकल्प प्रचार, बयान जो है वो मुख्यमंत्री की बौखलाहट नहीं, पूरी बीजेपी की किसान आंदोलन को लेकर जो बौखलाहट पिछले 1 साल से है, उस बौखलाहट को प्रदर्शित करने वाला। ये केवल हरियाणा में नहीं, देखिए कल जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान जो है वो हरियाणा में आता है भड़काने वाला, वहीं आप देखिए लखीमपुर खीरी के अंदर इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर का बेटा, जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से विद्रोह कर रहे हैं, जो काले झंडे दिखा रहे थे, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। और जैसा वीरेंद्र चौहान ने कहा कि आपको हमें किसान का प्रतिनिधि कहने का हक नहीं है, असली किसान के प्रतिनिधि ये है, क्योंकि जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहा था, जब किसान अपनी बात रखने के लिए पीपली में रैली कर रहा था, तो इन लोगों ने लाठी चार्ज और गोली चार्ज वहां पर किया। इसी प्रकार जब 26 नवंबर को हरियाणा का किसान दिल्ली की तरफ हुआ तो सारे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो खुदा दिए गए, लगातार वाटर कैनन और का प्रयोग किसानों के ऊपर किया आपके पास ही आऊंगा। लगातार इनकी बौखलाहट, क्योंकि राजनेताओं की असली भूख होती है वो लोगों की भीड़ और लोगों की जय जयकार होती है। लेकिन जैसे जैसे ये किसान आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी रूप लिया, हरियाणा में विशेष तौर पर
राजनेताओं का और बीजेपी का, जेजेपी का इतना विरोध हुआ कि ये लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए। उसी बौखलाहट में जिस प्रकार जाट आंदोलन के अंदर इन लोगों ने जानबूझकर हिंसा भड़काकर उस आंदोलन को फैल किया था, चाहे वो शाहीन बाग हो, तो वो सोच रहे थे कि ये तरीका जो है, ये तरीका किसान आंदोलन पर भी लागू किया जाए, चाहे वो करनाल का लाठीचार्ज हो, चाहे वो हिसार का लाठीचार्ज हो, चाहे वो रोहतक का लाठीचार्ज हो। लेकिन किसान बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, बड़ी अहिंसात्मक। विकल जी, मैं फिर लौट जाता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, ये आरोप अब भी बरकरार हैं कि जो बयान है वो सही नहीं है। अब आपको इस पर क्या स्टैंड नजर आता है? क्या जो बात हो रही है कि क्या बात जो हो रही है कि आप किसानों के खिलाफ लठ वालों को लगाएंगे? अब सीधी बात नहीं क्या है? नहीं। तो आप इसको एक बार फिर से क्लैरिफाई कीजिए। सीधी बात, हाँ, मैं सीधी बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के बयान को आप अगर उसकी संपूर्णता में देखेंगे, उसकी बैकग्राउंड को समझते हुए देखेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने बहुत सटीक और व्यावहारिक बात की है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसको आधार बनाकर हमारे विरोधी, जो हमको हर दिन मार के ही सोते हैं, हमारा तो चौथा अमरदीप जी सुनिएगा, पूरा मौका दूंगा, सुन लीजिए। हाँ, अगर ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि हमारे विरोधी हमसे इस्तीफा मांगना शुरू कर दें, राष्ट्रपति जी के पास चले जाएं और ऐसा करने लगे जैसे कोई प्रलय आ गई हो इस बयान से, कुछ व्यवहारिक बातें हैं। मनोज भाई, देश प्रजातंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है ना, ये मानते हैं ना हमारे विरोधी भी, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। देश संविधान के अनुसार चलता है, चल रहा है। संविधान सरकार को, चुनी हुई सरकार को कानून बनाने की अनुमति देता है। उन कानूनों में कोई खामी है तो उसका विरोध करने का अधिकार हमारे राजनीतिक विरोधियों को और किसान संगठनों को भी है। परंतु अगर इस प्रजातांत्रिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए कोई आंदोलनकारी वे लाठियां उठाकर, डंडे उठाकर, कस्सियां लेकर के वो हिंसक रूप अपनाने लगे, तो क्या उनका ये अधिकार कायम रह सकता है? क्या अनंत काल तक इस तरह के हुड़दंग की किसी भी अराजक तत्व को इजाजत दी जा सकती है? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, कानून बने, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, उसमें हमारे राजनीतिक विरोधी भेष बदल कर आए, जैसा मैंने कहा, वे भी शामिल हैं, कुछ किसान जत्थेबंदियां शामिल हैं। इनके विरोध के बाद मामला अदालत में गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों के ऑपरेशन पर रोक लगा दी कि इतने समय तक ये कानून लागू नहीं होंगे। कानून लागू नहीं है, जिस चीज का ये लोग विरोध कर रहे हैं वे कानून आज की तारीख में लागू नहीं है। तो जिस दिन अदालत ने कानूनों पर रोक लगाई थी, अगर ये वाजिब किसान होते, अगर ये सचमुच केवल किसान के लिए लड़ने वाले लोग होते, तो क्या होता? ये अपना आंदोलन समाप्त कर देते। दिल्ली की घेरेबंदी जो करके बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, वो रास्ते खोल देते, ये हिंसा का रास्ता बंद कर देते, ये सड़कें रोज रोज बंद करना बंद कर देते। परंतु ऐसा हुआ क्या? क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, इससे ये साबित होता है कि इनका मकसद ना तो किसान की बेहतरी है, ना कृषि कानूनों का विरोध करना है। इनका मूल एजेंडा है राजनीति, कोई राजनीति। मैंने शायद आप ही के चैनल पर इनकी एक जत्थेबंदी के प्रवक्ता को ये कहते सुना कि अदालत भी झूठी है। हमको तो ये झूठा कहते ही थे, ये अब देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी झूठी अदालत कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे अदालत में, पेश नहीं होंगे, क्योंकि अदालत भी झूठी है। तो संसद झूठी, अदालत झूठी, जिस जनता ने चुन करके प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई उसको भी ये झूठा कह रहे हैं। और कुछ मुट्ठी भर लोग, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, अमरदीप सिंह के पास जा रहा हूं। बराड़ साहब, क्या आप पर यह आरोप है कि आप किसानों के नाम पर लगातार सियासत कर रहे हैं? क्या यहां भी सियासत होगी? और अगर ये आप आरोप किसी और पर लगा रहे हैं कि उकसाया जा रहा है किसानों को, तो इसको जितना बढ़ाएंगे, क्या आपको लगता है कि आप उसमें और आग में घी डालने वाली बात करेंगे? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब को एक बात कहना चाहता हूं। जे बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार है, हम मेजोरिटी में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे देश में तानाशाह जो है वो रूल लागू कर देंगे। ये कोई भी कानून ले आएंगे वो जनता पर थोप देंगे। अगर आपका मेजोरिटी है
तो वो किसान की वोट से आई है, वो देश की जनता की वोट से आई है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन पर कोई भी कानून उन पर ठोस दोगे, कोई भी फतवा उनके लिए जारी कर दोगे। और रही बात, आप बात सुनिए, बीच में मत बोलना। अरे आप बात सुनिए, आप झूठ, मुझे सिर्फ एक वाक्य का एक प्रश्न का उत्तर दे दो अपनी बात में ही। क्या मेजोरिटी को तानाशाही कहते हैं? क्या आपको तानाशाही और बहुमत में अंतर नहीं मालूम? क्या आपको आपकी पार्टी को तानाशाही और बहुमत में कोई अंतर नहीं पता? सच बोलता है, आप उसके साथ आपने संविधान पढ़ा है क्या? पत्रकार भाई भी था किसानों के साथ, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, उसका क्या दोष था? बहुमत को तानाशाही कहते हो और अल्पमत को जनमत कहते हो। कौन सा संविधान पढ़कर आए हो? दोष क्या क्या था जिसको गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया है, आप ये बताइए। अरे आप वहां पर हमारी नेता की, आपने उनको नजरबंद कर दिया। जो पत्रकार आपके खिलाफ सच बोलता है, आप उसके साथ बुरा करते हैं। अगर किसान अपना हक मांगता है तो वो आपके लिए कांग्रेसी हो जाता है। अरे आप अकेले, आप ही देश में दूध के दूल्हे हुए हैं। सच्चाई ये। ठीक है, जवाब लीजिए वीरेंद्र जी। झूठ और सबसे बराड़ साहब जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। कुछ परिभाषाएं तय करनी पड़ेंगी। देश में बहुमत को तानाशाही के रूप में परिभाषित करने वाले कौन अपराधी और नासमझ लोग हैं, ये तो तय करना पड़ेगा। बहुमत और तानाशाही में अगर आपको बराड़ साहब अंतर नहीं पता है तो कृपा करके आज की डिबेट के बाद डिक्शनरी खोलिएगा और शब्दकोश में दोनों के अंतर को समझिएगा। भारत का संविधान पढ़िएगा, वहां चुनी हुई सरकार को ही कानून बनाने का है। एक मिनट अगर आप किसानों के सामने लाठियां लेकर खड़े होंगे तो तानाशाही कहा जाएगा आपको। अगर आप हमारे पत्रकार जो सच बोलता है उसको गाड़ियों के नीचे, अच्छा सुन लीजिए बराड़ साहब, थोड़ा सा संयम रखिए, वीरेंद्र जी को सुन लीजिए। ठीक है, एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुमत को कह रहे हैं तानाशाह, अल्पमत को कह रहे हैं जनमत, और जो डंडे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या निर्दोष चालक को मार देते हैं, उनको उनके पक्ष में ये खड़े हुए हैं। ये कौन से अहिंसक गांधीवादी हैं जो यहां पर भेष बदल करके देश के संविधान कानून की सबसे बदलने लगे हैं? पता है किसने डंडे मारे हैं, किसने किसानों को कुचला है? अच्छा विकल जी, एक सवाल आपसे ये है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम ने डंडे लठैतों को किसानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का विरोध आप लोगों का देखने को मिला है या नेताओं का, उसको किस रूप में देखें? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको कम से कम अपनी अब जो स्थिति है, अपना जो तरीका है आपका, उसमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है विरोध के तरीकों में? विकल्प प्रचार। मनोज जी, सबसे पहले मैं वीरेंद्र के सवालों का जवाब देना चाहूंगा कि झूठ को ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। वो कहते हैं किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, किसानों ने लाखों लोगों को परेशान कर रखा है। किसानों ने ना 26 नवंबर से पहले रास्ते रोके ना बाद में रोके। दिल्ली के रास्ते यदि किसी ने रोके हुए हैं तो दिल्ली पुलिस ने रोके हुए हैं, पक्के बैरिकेड लगाकर रोके हुए हैं। मैं लगातार 10 महीने से मैं वहां पर बैठा हुआ हूं। और दूसरी बात, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सरकार ने जाम खुलाने की बजाय सड़कें खोदने का काम किया, सड़कें खोदने का काम किया और राष्ट्रीय राजमार्ग को नष्ट करने के यदि केस बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर देश में सबसे ज्यादा बने। दूसरी बात ये कहते हैं कस्सी लेके और लठ लेके किसान आते हैं। तो अगर ये आरोप इनके जायज हैं कि हिसार के अंदर जो मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, करनाल के अंदर जो मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, रोहतक के अंदर जो मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, इन्होंने कहा कि किसान लठ लेके आए और हजारों की संख्या में किसान घायल हुए। उसके बाद हरियाणा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि हरियाणा सरकार टेबल पर बातचीत करके किसानों की बात मानने को मजबूर हुई, अपनी गलती मानी। जो मुख्यमंत्री का बयान है, जो हम करनाल के अंदर मांग कर रहे थे कि आयुष सिन्हा का किसानों के सिर फोड़ देने का बयान के पीछे असली राज क्या है, वो राज कल मुख्यमंत्री के मुंह से निकल चुका है कि आयुष सिन्हा में कोई हिम्मत नहीं थी कि वो किसानों के सिर फोड़ने का आदेश दे। ये नहीं तो मैं वही कह रहा हूं, अरे लठ का जवाब लठ नहीं हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर आप ये आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं तो आप अपनी गलती में भी, आप अपनी स्थिति अपने तरीके में भी तो बदलाव करेंगे। मैं ये बात सिंपल बात रख रहा हूं। मनोज भाई, पूरे 1 साल में हमारी तरफ से एक पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। वीरेंद्र जी ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, बराड़ साहब भी कुछ कह रहे हैं। वीरेंद्र जी पहले
मुझे केवल ये जानना है कि क्या आंदोलन के नाम पर सरकार को काम करने से रोकने का विकल्प को या कांग्रेस पार्टी को या इनेलो को कानून अधिकार देता है? क्या सरकार के, मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के, विधायकों के, सांसदों के, हमारे नेताओं के कार्यक्रमों में, हमारे कार्यक्रमों में हमारे कार्यक्रमों में खलल डालने का इनको कौन सा कानून अधिकार? ठीक है, बराड़ साहब प्लीज। चौहान साहब, बीजेपी के नेता शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कह सकते हैं, और अगर ये कहते हैं कानून सही थे तो 5 जून को कानून आए थे, ये लोग गाँव में आके कानून समझाने के लिए क्यों नहीं आए? किसान पहले दिन से शांति बनाए हुए हैं, किसान लगातार 700 शहादतें देकर भी किसी भी किसान ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। आज भी पूरे देश के अंदर डीसी ऑफिसों के अंदर प्रदर्शन था जहां कहीं भी एक भी हिंसक घटना नहीं हुई, और ये हमारे ऊपर डंडे का आरोप लगा रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ये माना अपने मंत्री के ऊपर और मंत्री नहीं, विकल्प प्रचार जी, अब रास्ता क्या? विकल्प प्रचार जी, क्या इसी तरीके से गतिरोध विरोध होता रहेगा या रास्ता निकालने की तरफ बढ़े? बिल्कुल, रास्ता निकालने के लिए हम तैयार हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, वीरेंद्र जी कह रहे हैं लगातार रास्ता निकालने की तरफ सरकार बढ़ रही है। और सुनिए बराड़ साहब, आप भी ये कह रहे हैं, लेकिन सार्थक पहल करनी होगी, सार्थक पहल करनी होगी अगर गतिरोध खत्म करना है, किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। मैं आप सबसे ये उम्मीद रखता हूं कि सार्थक पहल होगी, सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, सिर्फ स्टेटमेंट दे करके इसको इधर से उधर घुमाया नहीं जाएगा। एक कोशिश हो ऐसी ठोस कि किसानों की समस्या का समाधान हो और आंदोलन खत्म हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, कभी हिंसा की बात होती है, कभी बातचीत नहीं हो रही है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई 2 कदम पीछे खींच ले रहा है, या उस पर सियासत हो रही है। लेकिन यह पहल अभी तक नहीं दिख रही है कि हां ठोस तरीके से अगर केंद्र की तरफ से प्रस्ताव है तो उस ओर बढ़े और बैठ करके बातचीत करें, इसका समाधान करें, आंदोलन खत्म करें। यह पहल अब भी इंतजार के दायरे में है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रणभूमि में रहने के लिए। नमस्कार।